देखिए इस वीडियो में आपके सीटेट के एग्जाम में जो पर्यावरण अध्ययन के एनवायरमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटिव अगर आप मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि मैं एक गाँव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गाँव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं यानी कि जो आपके लकड़ी के घर बने होते हैं और बांस के खंभों पर बने होते हैं और इनकी ऊंचाई 10 से 12 मीटर 10 से 12 फुट होती है, ठीक है। ये सब जो गाँव होते हैं वो आपके असम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका सी असम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला यानी मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो केरल की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सैन्य कला या मार्शल आर्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसे कलरीपयट्ट कहा जाता है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए कलरीपयट्ट जो विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक है और इसमें क्या होता है, देखिएगा कलरी का अर्थ जो होता है वो होता है आपका स्कूल या व्यायामशाला और पायट का अर्थ होता है युद्ध या व्यायाम, ठीक है। और केरल में यह मान्यता है कि ये कलरीपयट्ट जो आपकी युद्धशाला है वो स्वयं भगवान शिव ने इसे बनाया था, ठीक है। तो इसलिए केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला यानी मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा, कलरीपयट्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जल से कपड़े के द्वारा छानकर आप उन्हीं पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें आप कपड़े द्वारा छानकर अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि चौक पाउडर और रेत, ये चौक और पाउडर को आप जो है जल से कपड़े के द्वारा छानकर आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये चौक पाउडर या रेत जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जल में कुछ देर बाद जो है नीचे जल के तल में यानी कि किसी भी तल में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जल से कपड़े के द्वारा छानकर चौक पाउडर और रेत को अलग कर सकते हैं। जबकि दूध, नमक, ठीक है, और नमक, चीनी और हल्दी पाउडर ये आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसमें तेल है, तेल जल में घुलनशील नहीं होता, मगर इसके साथ हल्दी पाउडर तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। केवल चौक पाउडर और रेत को ही हम जल से कपड़े के द्वारा छानकर हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ए हो जाएगा कि डोसा, पुलाव और खीर, ठीक है। डोसा, पुलाव और खीर ये देखिए तीनों ही जो हैं चावल से बनते हैं। डोसा भी आपका चावल से बनता है, पुलाव भी आपका चावल से बनता है और खीर भी चावल से ही बनती है आपकी, तो ठीक है। तो ये आपके आंसर आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बनते हैं, तो डोसा, पुलाव, खीर आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण में उसके खेत की मृदा क्या हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई किसान अपने खेतों में जो है अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करता है तो उससे खेतों की जो मृदा यानी मिट्टी जो होती है वो अम्लीय हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ज़मीन में जो यानी कि सूक्ष्म जीव जंतु और जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनकी कमी आ जाती है और जिनसे ज़मीन में रहने वाले जो केंचुए होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ज़मीन की जो उपजाऊपन कम हो जाता है और जो ज़मीन यानी कि मृदा जो होती है वो बंजर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इस आचरण में उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है, ठीक है। तो मुकुल हस्त, तो मुकुल का अर्थ ये होता है कली होता है और जब सभी पांचों उंगलियों को एक साथ लाया जाता है और उसके सिरों को एक दूसरे से स्पर्श किया जाता है तो उसे मुकुल हस्त कहा जाता है और यह जो कमल के फूल खिलने का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और कमल हस्त जो आपकी मुकुल हस्त जो मुद्रा है वो आपकी ऊर्जा प्रदान करने वाली एक शांत मुद्रा कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कमल के फूल को दर्शाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति रक्तहीनता की पहचान हुई है तो उसको क्या खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो रक्तहीनता क्या होता है? रक्तहीनता होता है कि जब किसी के मानव के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो रक्तहीनता या उसे एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रक्त के बारे में बता दूं मैं आपको कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। ठीक है, और रक्त एक सारे विलेन होता है जिसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका का जो यानी कि आरबीसी जो होती हैं उनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, और रक्त समूह की खोज जो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। ठीक है, और 1930 में जो कार्ल लैंडस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी और ओ रक्त समूह वालों को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वह किसी भी वर्ग समूह को जो है अपना ब्लड यानी कि रक्त दे सकता है। ठीक है, और ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी कि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति का समूह का रक्त ले सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति से रक्तहीनता की पहचान हुई है उसे क्या खाने की या पीने की सलाह देनी चाहिए। रक्तहीनता यानी कि एनीमिया वाले व्यक्ति को आपका आंसर ए हो जाएगा चुकंदर का रस, पालक, और इसके साथ साथ मूली, गाजर, खीरा, गुड़ ये सब खाने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। ठीक है, तो भोजन के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए हम क्या करना चाहिए? देखिए, जो सब्जियां होती हैं उसका बहुत मोटा छिलका नहीं उतारना चाहिए। लंबे समय तक सब्जियों को भंडारण करके यानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। काटने से पहले उसे धो लेना चाहिए। अगर काटने के बाद जो हम सब्जी को किसी धोते हैं तो उसके विटामिन सी जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा पानी में नहीं पकाना चाहिए। ठीक, और चावल को पर्याप्त पानी में ही उबालें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौह तत्व आयरन की प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह बताइए, यानी कि लौह तत्व किन किन सामग्री में यानी किन खाद्य सामग्री में पाया जाता है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चुकंदर, पालक, मूली, गाजर, खीरा ये जो और गुड़ इसमें जो है आपका लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन था कि लौह तत्व की प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन सा है। तो आपका ए हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनमें लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो पक्षियों के पंखों को हम व्रतक भी कहते हैं। ठीक है, और एक निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि पक्षी के जो पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जिस प्रकार सांप भी अपनी केसली बदलता रहता है। ठीक है, तो निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये प्रक्रिया जो कहलाती है मोल्टिंग कहलाती है, यानी कि झड़ना कहलाती है। ठीक है, और पंखों का झड़ना या मोल्टिंग प्रक्रिया जो होती है वो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है यानी कि होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा मोल्टिंग या झाड़ना, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है। ठीक है, तो देखिएगा पेयजल के लिए यानी कि पानी पीने के लिए, धुलाई करने के लिए, खाना पकाने के लिए और उचित सफाई बनाए रखने के लिए जो एक जल की दैनिक मात्रा निर्धारित की गई है, और वह दैनिक मात्रा जो है वो प्रति व्यक्ति 50 लीटर होती है। ठीक है, और अगर यह इस मात्रा में कमी आ जाती है तो यही जल की कमी कह जाती है। ठीक है, और 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो जाना, वो आपकी जल की कमी कही जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पक्षियों के पंख जो होते हैं वो एक कोमल संरचना होते हैं जो पक्षियों के शरीर को ढके रहते हैं। ठीक है, और जो आपके ये पंख जो होते हैं ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनते हैं जिसे बीटा कैरोटीन कहा जाता है। पक्षियों के पंख जो पंख बनते हैं वो आपके बीटा कैरोटीन प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, आकृति विज्ञान के आधार पर जो पंख जो अनेक प्रकार के होते हैं, देखिए जैसे कुंदूर पंख होता है, सेमी प्लूम पंख होते हैं,
उड़ान पंख होते हैं, ब्रिजलेस पंख होते हैं, फिलोप्लूम पंख होते हैं, ये कई प्रकार के पंख होते हैं आकृति विज्ञान के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन था कि पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। तो जो पक्षियों के दोनों पंखों का मुलायम भाग कहलाता है उसे हम बार्ब कहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण होंगे। ठीक है, तो मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण होते हैं वो जैसे व्यक्ति को ठंड लगना, सिर में दर्द होना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया था कि मलेरिया से ग्रस्त व्यक्तियों के सामान्यतः लक्षण होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठंड लगना और बुखार आना। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो देखिए क्षेत्र भ्रमण क्या होता है कि जब विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को वास्तविक परिस्थिति और प्रत्यक्ष रूप से परिचित करवाने की दृष्टि से जो भ्रमण कराया जाता है, बाहर भ्रमण कराया जाता है, उसे क्षेत्र भ्रमण कहा जाता है। ठीक है, और क्षेत्र भ्रमण से शिक्षार्थियों की सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास में बढ़ाने में जो मदद मिलती है, क्योंकि जो आपका क्षेत्रीय भ्रमण कर जो बालक क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं वो एक दूसरे यानी वास्तविक परिस्थिति से परिचित होते हैं। ठीक है, और फिर वे आपस में एक दूसरे तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, तो उनसे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि चर्चा के अवसर सृजित करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बच्चे जब क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो बाद में उस क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा अवश्य करेंगे और अपने तर्क वितर्क भी करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। सहयोगी अधिगम से मतलब आपका समूह में अधिगम कराना है। ठीक है, तो देखिए सहयोगी अधिगम से क्या होता है कि इस प्रक्रिया में छात्र व्यवस्थित रूप से अपने आसपास के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की खोज करते हैं, जिससे उनके मानसिक कौशल में विकसित होता है। ठीक है, और समूह में कार्य करना, विद्यार्थियों को सोचना, संवाद कायम करना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना और निर्णय लेने के लिए जो सहयोगी अधिगम जो है बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि करना आपका सहयोगी अधिगम उपागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने के लिए कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए प्रधानाचार्य जो आपसे पाठ्यचर्या में या किन छात्रों को सम्मिलित करने के लिए कह रहे हैं ना कि प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि में कुछ छात्रों को चयन करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक क्या कहेंगे? वृद्धि से कहेंगे कि वह लड़के और लड़कियों को, ठीक है, और आपके जो सामान्य बालक हों या मंदबुद्धि बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बालकों को यह रंगोली बनाने का कार्य दिया जाए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। किससे क्या होगा कि समानता, न्याय तथा मानवीय गरीबी से संबंधित मुद्दों की पहचान होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है? एक रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है जिसमें कला, साहित्य, निर्माण से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने या कुछ नया निर्माण करने या आविष्कार करने की एक प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि नवाचार के लिए आवश्यक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह, तो जो प्रक्रम शिक्षार्थियों ने सीखा है, ठीक है, सीखे का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति जो देता है वो आपका परियोजना प्रक्रम कहलाता है, यानी परियोजना विधि कहलाती है। और परियोजना विधि के जो मूलाधार हैं वो जॉन डेवी की विचारधारा थी। ठीक है, परियोजना विधि को जो प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इसमें परियोजना विधि में या प्रोजेक्ट विधि में, ठीक है, जो छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं,
ठीक है। परियोजना विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं और परियोजना विधि में किताबी ज्ञान को बालक के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो इसे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों माध्यम से ही जो शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, तो वह आपका आंसर हो जाएगा परियोजना प्रक्रम, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया, पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। और यानी कि सीखना या अधिगम जो होती है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और सीखना जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने के दौरान अनुभवों तथा क्रियाकलापों के द्वारा अंतःक्रिया करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा सी और डी हो जाएगा कि सीखना एक सतत प्रक्रिया, पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सीखने के दौरान अनुभव प्राप्त करना और क्रिया के दौरान अंतःक्रिया करना, ठीक है। ये आपका सी और डी आंसर यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में विद्यालय आधारित आकलन हेतु सबसे जो मुख्य उपयुक्त होंगे, सर्वाधिक उपयुक्त होंगे, वो होगा आपका एक तो होगा समूह कार्य और एक होगा परियोजना कार्य, ठीक है। देखिए समूह कार्य क्या होता है कि समूह कार्य में जो है छात्र जो है सक्रिय रहते हैं और छात्रों को छोटे छोटे समूह मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। वो समूह कार्य कहलाते हैं। तो इसमें क्योंकि बच्चे मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की बातों को समझते हैं और तर्क वितर्क करते हैं और तर्क वितर्क से बच्चा अधिक सीख सकता है, ठीक है। दूसरी होती है परियोजना विधि। परियोजना विधि के जो मूलाधार है वो जॉन डीवी है, ठीक है। जॉन डीवी के शिष्य जो किलपैट्रिक ने और किलपैट्रिक ने जो परियोजना विचारधारा को जो आगे बढ़ाया था या प्रतिपादन किया था। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि क्या होती है कि यह बाल केंद्रित विधि होती है और इसमें जो बच्चे जो यानी कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो होते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा समूह कार्य और डी हो जाएगा परियोजना कार्य, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका जो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षक की अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास करना चाहिए, पर्यावरण संबंधित क्रियाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और पर्यावरण के संबंध में चेतना एवं संवेदनशीलता के लिए वास्तविक अनुभव प्रदान करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में समझाई गई है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आपको बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न करने चाहिए। सी ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए और डी सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश करना चाहिए, ठीक है। ये आने आपके आंसर जो हो जाएंगे बी और सी और डी हो जाएगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न करने चाहिए, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए और सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की साधन जो प्रेक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो वह साधन जो प्रेक्षण यानी कि प्रेक्षण के लिए उपयुक्त किए जाते हैं उन्हें आप वृत्तांत अभिलेख कहते हैं, ठीक है। वृत्तांत अभिलेख क्या होते हैं कि वृत्तांत अभिलेख एक या कई घटनाओं का वर्णनात्मक सारांश होता है जिसमें एक बच्चे या बच्चों के समूह ने जो भाग लिया है तो उस घटना को समय के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है। उसे ही हम वृत्तांत अभिलेख कहते हैं। तो साधन जो प्रेक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं उन्हें वृत्तांत अभिलेख कहते हैं, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अनन्या ने चींटी को एक मरे हुए कानखुजरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला
कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवर को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अनन्या द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रक्रिया कौशल में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले अनन्या ने क्या करा है कि अनन्या ने चींटियों को एक मरे हुए कानखोजर को ले जाते हुए देखा है। ठीक है, तो उसने चींटियाँ कानखोजर को ले जा रही, तो इसलिए सबसे पहले अनन्या ने अवलोकन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुमान लगाया है कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती हैं, ये अनुमान लगाया गया है, यानी कि अवलोकन किया है फिर अनुमान लगाया है। ठीक है, फिर तीसरा जो क्या है निष्कर्ष निकाला है क्या कि चींटियाँ छोटे होने पर भी वे बड़े जानवर को ले जा सकती हैं, ये निष्कर्ष लगाया। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, अवलोकन, सी अनुमान और ई निष्कर्ष। ठीक है, अवलोकन, अनुमान और निष्कर्ष लगाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति का सर्वोत्तम व्याख्या करती है। ठीक है, तो देखिए विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति का सर्वोत्तम व्याख्यान जो करती है वो आपकी रचनात्मक आकलन करते हैं। ठीक है, रचनात्मक आकलन में शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है और साथ ही साथ छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का गठन किया जाता है। किसमें? रचनात्मक आकलन में। तो इसके लिए निम्नलिखिट में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति सर्वोत्तम व्याख्या है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन विधि है। ठीक है, तो ये मैंने देखिए सीटेट के एग्जाम में जो आपके जो पर्यावरण अध्ययन के यानी कि एनवायरमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।